Namaskar student, today we will do the chapter number 16, Peace Efforts of India in worksheet. Okay, so before starting our worksheet, we need to revise this chapter. So we will read the quick review. Okay, so what did we learn in this chapter? We learned that India is a peace-loving country and it has been member of the United Nations since its inception in 1945. मीन्स इंडिया 1945 से ही यूनाइटेड यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशन का मेंबर रहा है जब इसे बनाया गया था. एंड व्हाट इज यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेन एम is to maintenance of peace and security in the world. India has sent her peacekeeping forces whenever it was asked for. इंडिया को जब भी अपनी पीस कीपिंग फोर्स को कहीं भेजने के लिए कहा गया, इंडिया ने उसमें हेल्प की और इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स को वहाँ पर भेजा भी. एंड लाइक सिप्रस, श्रीलंका, कॉन्गो, ओके, ये ऐसे कंट्रीज थे जहाँ पर इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स को भेजा था पीस मेंटेनेंस के लिए. ओके, नाउ मिसिज विजया लक्ष्मी पंडित वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली. अब यूएन जनरल असेंबली क्या होता है बच्चों? ये जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसके अंदर जो भी वर्क किया जाता है उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर बनाई गई है, अलग अलग ग्रुप में इसे डिवाइड किया गया है. तो इसके बारे में आप 14 और 15 चैप्टर में पढ़ोगे इन योर पीरियोडिक 2 एंड इन योर टर्म 2. ओके, नाउ जो विजय लक्ष्मी पंडित थी उन्हें यूएन का प्रेसिडेंट बनाया गया था. किसका? जनरल असेंबली का. इंडिया डज नॉट बिलीव इन ग्रुपिज्म एज इट्स लीड टू वॉर. और इंडिया किसी भी तरीके के ग्रुपिज्म में बिलीव नहीं करती है. क्यों? क्योंकि जो ग्रुपिज्म है वो वॉर की संभावना को बढ़ा देता है. एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ की रोल in the formation of NAM. And what is NAM? NAM stand for non-aligned movement, means किसी भी ग्रुप में ज्वाइन न होना. और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही नाम की फॉर्मेशन की थी 4 लीडर के साथ मिलकर. और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही सबसे पहले नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो बेस था वो बनाया था, जो कंसिडर्ड किया उन्हें लोगों को, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी उस टाइम पे, उन्हें वो पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही नॉन अलाइंड मूवमेंट के लिए लोगों को बोला. एंड वी बिलीव दैट प्रॉब्लम्स कैन बी रिसॉल्व बाय कोऑपरेशन एंड बिलैटरल टॉक्स. बिलैटरल टॉक्स मीन्स द्विपक्षीय बातचीत. द्विपक्षीय मीन्स अगर दो मेंबर के बीच में, दो पार्टीज के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो वो दोनों ही पार्टी आपस में बात करके मिलकर किसी भी तरह से सॉल्व करें. उन दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन नहीं आना चाहिए उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बीच में बोलने के लिए. ओके, एंड कोऑपरेशन मीन्स सहयोग से. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ सार्क दैट बिलीव्स इन पीस एंड कोऑपरेशन. और इंडिया सार्क का भी मेंबर है. एंड व्हाट इज सार्क? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ओके, सार्क इज स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मीन्स दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ. मीन्स ये जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है ये साउथ एशिया में वहाँ के लोगों के लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए, उनके सोशल कल्चरल डेवलपमेंट के लिए कोऑपरेशन और पीस के साथ वर्क करती है. इंडिया एक्सटेंड हर फ्रेंडली हैंड इन मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद ऑल हर नेबरिंग कंट्रीज. और इंडिया ने अपने हर एक नेबरिंग कंट्री के साथ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया हुआ है ताकि वो सब मिलकर शांति और सहयोग से अपना अपना जो भी इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट है वो कर सके. ओके, नाउ वी विल डू द वर्कशीट ऑफ चैप्टर 16 डे 1. Here is day 1 chapter 16. Day 1 exercise 1 answer the following. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बिलीफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. इंडिया के लोगों की जो बिलीफ है वो क्या है? पीस. पीस इज द बिलीफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया.
Now the second question, what is not a permanent solution? So war is not a permanent solution. लड़ाई ही किसी भी समस्या का परमानेंट यानी कि एक सही हमेशा स्थिर रहने वाला सॉल्यूशन नहीं है. हमें किसी भी सॉल्यूशन को पीसफुली सॉल्व करना चाहिए, बातचीत से सॉल्व करना चाहिए. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हु प्रेस्ड, कट हियर पेस्ट बाय मिस्टेक, द टाइपिंग मिस्टेक इज हियर स्टूडेंट. हु प्रेस्ड पीस एंड नॉन वायलेंस इन अर्ली टाइम. सो हु प्रेस्ड मीन्स टीच. किसने सिखाया था अर्ली टाइम में जो नॉन वायलेंस और शांति का पाठ? सो बुद्धा, लॉर्ड महावीरा, किंग अशोका preached peace and non-violence in early time. And here is the fourth question. Right here also add two words. Who gave the message of peace and non-violence in modern times? So who gave? Mahatma Gandhi gave the message of peace and non-violence in modern time. Okay. Now the exercise 2, write true or false. So first statement is Lord Buddha gave message for peace. Yes, it is true. And the second is King Ashoka always fight against non-violence. No, it is false. Always means हमेशा. ये कह रहा है कि अशोका हमेशा non-violence के against fight किया उन्होंने. No, it's wrong. Now Mahatma Gandhi gave message for peace and non-violence. Yes. Now 4, here also what की जगह बच्चों war लगाओ. War is a solution for peace in world. No, war is not a solution of peace in the world. It's ये क्या है कि शांति का नहीं, अशांति यानी कि जो वायलेंस है उसका सिंबल है war. तो so fifth is UN works for peace in world. Yes, it is true. Now the next is Day 2, exercise 1. Answer the following. So first is, which is the biggest organization in the world? United Nation. Okay, United Nation is the biggest organization in the world. Now when did India sign the UN Charter? India signed the UN Charter in 1945. Now how many members are there in United Nations? There are 193 members in United Nations. Now write 2 points of, यहाँ पर बच्चों congratulation लिखा है, it is wrong. Here will be contribution of India. Write here contribution. Okay, contribution of India toward UN. So India believe in the principle of the UN, and second is help in their implementation. Now the name the places where India sent the army force for peacekeeping force. Cyprus, Middle East, Congo, Sri Lanka and etc. ये these are all the countries जहाँ पर इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स को भेजा था. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2, डे 2 का एक्सरसाइज 2, फिल इन द ब्लैंक्स. सो फर्स्ट is India sent her armed as peacekeeping force. Okay, now the second is Buddha preached peace. Preached means teach यानी सिखाया था. बुद्धा ने शांति सिखाई थी कि कैसे हमें शांति मेंटेन करनी चाहिए, पीस मेंटेन करना चाहिए. थर्ड इज द यूनाइटेड नेशंस साइंड द चार्टर इन ईयर 1945. यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था वो 1945 में साइंड हुआ था 15 मेंबर्स के थ्रू. एंड फोर्थ इज महात्मा गांधी गेव मैसेज फॉर नॉन वायलेंस इन मॉडर्न टाइम. और मॉडर्न टाइम में जो बच्चों नॉन वायलेंस का जो मैसेज दिया है वो किसने दिया है? महात्मा गांधी ने. पीस और नॉन वायलेंस के लिए किसने प्रेज्ड किया, किसने टीच किया मॉडर्न पीपल को? महात्मा गांधी ने. और महात्मा गांधी को फॉलो करते हुए नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में इस चीज़ को फॉलो किया, पीस और नॉन वायलेंस को. और महात्मा गांधी की ही तरह नेल्सन मंडेला को भी दुनिया का दूसरा महात्मा गांधी कहा जाता है. जैसे महात्मा गांधी को हमारी कंट्री में
द फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, वैसे ही नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका में फादर ऑफ नेशन कहा जाता है. ही इज नॉन एज द सेकेंड महात्मा गांधी आफ्टर मोहनदास करमचंद गांधी ऑफ इंडिया. नाउ द थर्ड इज डे 3. Day 3, exercise 1. Answer the following. So first question is, what was the result of Korean War? What was the result of Korean War बच्चों? The result of Korean War was that it divided Korea into North Korea and South Korea. So we can write also only Korea divided into North Korea and South Korea because we have no enough space. So we can write only कोरिया डिवाइडेड इनटू नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. मीन्स कोरियन वॉर जो हुआ था उसके कारण, कोरियन वॉर के कारण जो उसका रिजल्ट हुआ, जब कोरियन वॉर खत्म हुआ तो क्या हुआ, कोरियन जो कोरिया था एक कंट्री थी जो कि 2 कंट्री में डिवाइड हो गई, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. नाउ सेकेंड इज वेयर इज सिप्रस. अब सिप्रस जो है वो कहाँ है, कंट्री जो है सिप्रस कहाँ है बच्चों? द लोकेशन ऑफ सिप्रस इज नियर द मेडिटेरेनियन सी. एंड वेयर इज द मेडिटेरेनियन सी? मेडिटेरेनियन सी यहाँ पर है, ये हमारा एशिया है, ये इंडिया है, और यहाँ पर ऐसे अफ्रीका है, और जस्ट यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है. कहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी? एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में. ओके, नॉर्थ अफ्रीका के नॉर्थ में और एशिया के वेस्ट के, इन दोनों के बीच में ये जो प्लेस है ये मेडिटेरेनियन सी है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज राइट द names of Middle East countries. So which are the Middle East countries बच्चों? Middle East countries are, जो मिडल ईस्ट में यानी कि मध्य एशिया में आने वाली कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं? इराक, कुवैत, सिप्रस, जॉर्डन, ओमान, बहरीन, इज़राइल, और इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर प्लेस नहीं है, दैट इज़ वाई आई रोट हियर एक्सेट्रा. जो मिडल ईस्ट कंट्री में हमारे जो है वो इजिप्ट भी है, ईरान भी है. ओके, सो इराक, ईरान, कुवैत, सिप्रस, जॉर्डन, ओमान, बहरीन, इज़राइल एंड जो इजिप्ट है, ये सारे हमारे सेंट्रल या मिडल ईस्ट कहलाते हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज कहलाते हैं. ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, हु हैड बीन क्रिटिसाइज्ड विथ द अटैक ऑन इजिप्ट इन 1956. अब बच्चों हमें यहाँ पर क्या बताना है कि 1956 में इजिप्ट पर जो हमला हुआ उसकी आलोचना किसने की थी? इंडिया ने. इंडिया क्रिटिसाइज्ड द अटैक बाय इज़राइल, इंग्लैंड एंड फ्रांस ऑन इजिप्ट इन 1956. 1956 में इज़राइल, इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर इजिप्ट के ऊपर अटैक किया था, और इस अटैक की आलोचना किसने की थी? इंडिया ने की थी. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डे 3, एक्सरसाइज 2, फिल इन द ब्लैंक्स. So first is Mrs. Vijaya Lakshmi Pandit was elected as the President of UN General Assembly. UN means United Nations General Assembly. Okay. Now the second is Dash opposed the policy of apartheid in South Africa, India. Okay. India opposed the policy of apartheid in South Africa. And the third is in year 1956. India criticized the attack on Egypt. The attack on Egypt. यहाँ पर बच्चों अटैक में मिस है, डबल टी लगाना है. Here is why you need to cut the y and write here double t. Attack on Egypt. तो कब हुआ था इजिप्ट पर अटैक? 1956 में हुआ था, और इंडिया ने 1956 में इस अटैक की आलोचना की थी. और इजिप्ट पर 1956 में जो अटैक किया था वो किसने किया था? इज़राइल, इंग्लैंड एंड फ्रांस. इज़राइल, इंग्लैंड एंड फ्रांस ने मिलकर
जो इजिप्ट के ऊपर अटैक किया था. ओके, सो स्टूडेंट, आवर चैप्टर नंबर 16 इज completed both in notebook and worksheet. Okay, in our next video we will do the question bank of chapter 8, 10 or 16. Okay, now take care student and complete your work properly and carefully.